गुजरे जमाने की आवाजों को सीधे सीधे कैसे सुना जाए? मतलब उन लोगों से जिन्होंने उस दौर को जिया हो। आज हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम उन पैगामों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो सदियों पहले हमारे लिए पत्थरों पर छोड़ दिए गए थे। तो सवाल यही है कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, ये एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी है जहां हमारे सारे सुराग पत्थरों में छिपे हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। ये है हमारी केस फाइल। हाथों से लिखे ये नोट्स उन पुराने शिलालेखों का ब्यौरा है जो किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हम एक एक करके इन कहानियों को समझेंगे। ठीक है, तो अपनी तहकीकात का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। आखिर ये पत्थर के रिकॉर्ड हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये इतिहास की अपनी आवाज हैं जो आज भी गूंज रही हैं। इसे समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, प्रशस्ति। आसान भाषा में कहें तो ये किसी राजा या राजवंश की शान में लिखा गया एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। एक तरह से उस जमाने का बायोडेटा जो हमेशा के लिए पत्थर पर लिख दिया गया। अब वक्त है अपने पहले सबूतों को खंगालने का। शुरुआत करते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी के दो बहुत ही जरूरी शिलालेखों से। ये हमें उस दौर की दुनिया में सीधे झांकने का मौका देंगे। यहाँ देखिए, पत्थर के ये दो टुकड़े हमें दो बिल्कुल अलग कहानियां सुना रहे हैं। एक तरफ है 1594 की राय सिंह प्रशस्ति जो पूरी तरह से किलों, युद्ध और जीत की बात करती है, और दूसरी तरफ कुछ ही साल बाद 1612 का आमेर शिलालेख जो कछवाहा वंश की विरासत और उनके आलीशान महल पर फोकस करता है। मतलब मकसद दोनों का एक ही था, शाही ताकत दिखाना, लेकिन अंदाज कितना अलग था। पर बात सिर्फ इमारतों और किलों तक ही सीमित नहीं थी, कहानी और भी गहरी है। हमारा अगला सुराग हमें इतिहास की एक ऐसी परत तक ले जाएगा जहां जंग और कला की कहानी एक साथ लिखी हुई है। जरा इसे देखिए, जगन्नाथ राय शिलालेख सिर्फ राजाओं की लिस्ट नहीं है, इसमें हल्दी घाटी जैसी ऐतिहासिक जंग का साफ साफ जिक्र है। और तो और ये रिकॉर्ड और भी पर्सनल हो जाता है जब इसमें इसे लिखने वाले कृष्ण भट्ट और इसे तराशने वाले आर्किटेक्ट सूत्रधार बाना का नाम भी मिलता है। ये चीजें इतिहास को एक इंसानी चेहरा देती हैं। अब बारी है हमारी तहकीकात के सबसे बड़े, सबसे अहम सुराग की। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अपने आप में बेमिसाल है। इतना बड़ा और इतनी तफसील से लिखा गया कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। 25 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन विशाल पत्थर की शिलाओं की संख्या है जिनसे मिलकर राज प्रशस्ति बनी है। जरा इसके पैमाने की कल्पना करके देखिए। और ये महाकाव्य तैयार हुआ था साल 1676 में। ये हमें उस दौर की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड है। देखिए, राज प्रशस्ति सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। जरा सोचिए, उस जमाने में कोई राजा अपनी तारीफों के साथ साथ झील की मरम्मत और हजारों ब्राह्मणों को दी गई आर्थिक मदद का हिसाब भी पत्थर पर लिखवा रहा था। ये सिर्फ एक शाही गुणगान नहीं, बल्कि उस जमाने का पूरा सामाजिक और आर्थिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन ठीक जब लगता है कि हम कहानी को समझ गए हैं, तभी एक नया मोड़ आता है। पता चलता है कि संस्कृत और नागरी ही अकेली भाषाएं नहीं थीं जो पत्थरों पर उकेरी जा रही थीं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। संस्कृत प्रशस्तियों से बहुत पहले साल 1325 में चित्तौड़ में फारसी भाषा का एक शिलालेख मिलता है। यह हमें बताता है कि ये इलाका हमेशा से अलग अलग संस्कृतियों और जबानों का संगम रहा है। और ये फारसी शिलालेख बेहद अहम है। इसमें शासक अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र है, जो हमें उस वक्त की सियासत की एक बिल्कुल अलग कहानी दिखाता है। ये एक याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सीधा सरल नहीं होता, ये हमेशा कई कहानियों का एक उलझा हुआ जाल होता है। तो इन सारे पत्थर के सुरागों को एक साथ जोड़ने पर हम किस नतीजे पर पहुंचे? आखिर हमने क्या सीखा? चलिए अपनी इस पूरी जांच का निचोड़ देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये शिलालेख सिर्फ सूखे तथ्य नहीं हैं, ये उस दौर के जीते जागते सबूत हैं। ये हमें सीधे सीधे बताते हैं कि उस समय के शासकों के लिए क्या मायने रखता था, उनकी जीत, उनकी विरासत, लोगों की भलाई और इतिहास में उनकी जगह। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो ज्यादातर डिजिटल है, अस्थाई है। अगर ये सब एक दिन गायब हो जाए तो आने वाले जमानों को हमारी कहानी बताने के लिए क्या बचेगा? हमारे पत्थर के रिकॉर्ड क्या होंगे? सोचने वाली बात है ना?